वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटी बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज फर्टिलाइजेशन। यस, उस टॉपिक का नाम क्या है? फर्टिलाइजेशन और सिंगेम। वैसे आपने ये पिछले चैप्टर में भी बात सुनी हुई है। यस सर, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? The fusion of male and female gamete, the fusion of haploid male and female gamete to form diploid zygote is called fertilization. बराबर? Yes, haploid male gamete, तो ह्यूमन बीइंग में मेल गमेट मतलब स्पर्म। यस, डिप्लॉइड फीमेल haploid female gamete that is egg. Yes, to form haploid male gamete, haploid female gamete to form diploid zygote. Yes, diploid zygote is called as a fertilization. ठीक है, इस that process is called as a fertilization, and in human being fertilization takes place internal in the body of female, that in the site of fallopian tube में कहा एम्पुला। ठीक है, that's why human belong to internal type of fertilization, human having the internal fertilization। ठीक है, अब देखो ह्यूमन में जो फीमेल गमेट है वो नॉन मोटाइल है, पर आपको पता है कि कहाँ रिलीज हुआ था? पेल्विक कैविटी में रिलीज हुआ था। फिर उसको फीमेल ने, वो फैलोपियन ट्यूब की फीमेल ने उसको अपने तरफ लिया, और फिर वो जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर का जो इनर एपिथेलियम है, उसकी जो सीलिया है उसको आगे की तरफ पुश करके एम्पुला तक ला दिया। अब इधर से अब देखो, अगर प्रॉपर टाइम पे अगर एग भी रिलीज हुआ है और इधर मेटिंग भी हुई है, या मेटिंग मतलब वही कॉपुलेशन हुआ है, मेटिंग या कॉपुलेशन हुआ है, तो उस समय पे वजाइना में स्पर्म भी आई हुई है। नहीं बस, तो सीमेन आया है, पर सीमेन में मेन चीज कौन है? स्पर्म। सीमेन में मेन चीज कौन है? स्पर्म। ठीक है, तो आफ्टर इजैकुलेशन मतलब मीटिंग के टाइम, जब मीटिंग का जो क्लाइमेक्स है वो इजैकुलेशन है। यस, इजैकुलेशन, आफ्टर इजैकुलेशन, यस, ह्यूमन मेल सीमेन इंट्रोड्यूस इन वजाइना। यस, वजाइना में आ गया वो। बस फर्टिलाइजेशन के पूरे इवेंट्स देखते हैं, आराम से एक इवेंट को देखते हैं। उन्होंने पूरे इवेंट को कितने मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड एग, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग और एक्टिवेशन ऑफ ओवम, इसको 3 स्टेप में डिवाइड किया। मैं एक एक चीजों को बारी बारी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, पर बेसिकली हो क्या रहा है वो जानते हैं कि जो सीमेन रिलीज हुआ है वो सीमेन के साथ कोएगुलेट है, और वो कहाँ पर? अभी वजाइना में रिलीज हुआ है। ठीक है, पर उसको वजाइना से, आपको पता होगा डायग्राम, आपको फीमेल ट्रैक की पूरी पता है ना? फीमेल ट्रैक की पूरी डायग्राम पता है आपको? यहाँ पर एक आया हुआ है, ठीक है, सेकंड रूट साइड स्टेप में वाला। ठीक है, और ये हो गया सर्विक्स, ठीक है, जो कि और वॉल होता है, इंटरनल वॉल। ठीक है, और ये हो गया वजाइना। तो यहाँ पर अभी सीमेन इंट्रोड्यूस है। यस, सीमेन यहाँ की स्पर्म यहाँ से क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा रास्ता क्रॉस करना है उसको। ठीक है, मतलब सर्विक्स को क्रॉस करके, फिर यूट्रस को क्रॉस करके, फैलोपियन ट्यूब से उसको यहाँ एम्पुला तक पहुँचना है। किसको? स्पर्म। और स्पर्म ही मोटाइल है, फीमेल गमेट तो मोटाइल नहीं है। अब देखो, सीमेन जो रिलीज हुआ है वो अभी कोएगुलेट है, वो थोड़ा क्या बोल सकते हैं आप उसको, थोड़ी उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी स्टिकी है। यस, थोड़ा सा गाढ़ा है, पर अब वो थोड़ी देर में लिक्विफाई होगा। जब वो लिक्विफाई होता है, आपको पता है कि सीमेन में ना सिर्फ स्पर्म के साथ बाकी के ग्लैंड का सिक्रेशन भी है, जिसमें नरिशमेंट भी है। ठीक है, तो वो जब वो लिक्विफाई होता है तो वो जो स्पर्म है वो एक्टिवेट होती है। जो स्पर्म क्या होती है? एक्टिवेट होती है। यस, बराबर, वो एक्टिवेट होती है, एंड दैट एक्टिवेशन इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटेशन। अब देखो, वो कैपेसिटेशन जो है, उस कैपेसिटेशन को इन्होंने कैसे स्टेप बाय स्टेप में, कहीं यहाँ थोड़ा सा, वहां थोड़ा सा, वहां थोड़ा सा ऐसा दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, कैपेसिटेशन से वो मोटाइल होंगी जम के, और आपको पता है उसका खुद का माइटोकॉन्ड्रिया भी है। यस, फ्रुक्टोज भी है वहां पे, और वाजाइनल सिक्रेशन भी है वहां पे, मतलब वेस्टिबुलर ग्लैंड का सिक्रेशन है। ठीक है, और वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन भी रहेगा।
जो कि अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्शन डेवलप कराएगा। तो देखो वैसे तो स्पर्म खुद ही मूव होके यहाँ तक पहुंचने वाला है, स्पर्म खुद ही मूव होके जाने वाला है, पर थोड़ा सा यूट्रल कॉन्ट्रैक्शन भी उसको थोड़ा सा क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। यस, पर बेसिकली स्पर्म खुद की मतलब खुद के ही मूवमेंट से, मतलब खुद के दैट इज एक्टिवनेस से वो वहां तक पहुंचने वाला है। और आपको पता है कि मिलियंस में स्पर्म है, यस मिलियंस में स्पर्म है, 200 से 400 मिलियन स्पर्म है, पर वहां तक कुछ 100 ही पहुंचने वाले हैं। मतलब बहुत सारे तो यहाँ पे वजन है कि एसिडिटी में मर जाने वाले, यस, जैसे कि वो डीमोटलाइज हो जाएंगे, ब्रोकन हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यस। फिर उनमें से जो हेल्दी रहेंगे वो पहुंचेंगे यहाँ तक, पर कुछ 100-200 ही, कुछ 100 ही वो एग तक पहुंचेंगे। शायद आपको 3 इडियट का वो सीन याद होगा, लाइफ इज अ रेस, है ना, उसमें उस स्पर्म को भागते हुए दिखाता है ऐसा। तो वही चीज है यहाँ पे, जो हेल्दी स्पर्म है वो पहुंचेगा, हेल्दी स्पर्म में वो वहां तक पहुंचेंगे, जितने हेल्दी हो उतने पहुंचेंगे, ठीक है। और मतलब उनमें जो हेल्दी है, अगर उनमें जितने उनमें जो हेल्दी है वही वहां तक पहुंच पाएंगे। इसलिए देखो स्पर्म का अमाउंट नंबर ज्यादा पहले से ही है। इसको मैं इवोल्यूशन में बताऊंगा अच्छे से बात के, वो दैट इज इवोल्यूशन में एक बड़ा अच्छा डार्विन साहब ने कंसेप्ट बोला है, दैट इज बहुत सारा पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस। वो क्या है वो मैं अच्छे से इवोल्यूशन बताऊंगा, अभी तो रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, चलो ठीक है। हाँ, तो इतनी बात समझ में आ गई, जो स्पर्म जो है वो 200 से 400 मिलियन है, ठीक है। और बहुत सारे 50% तो यहीं पर डिस्ट्रॉय होने वाली, क्योंकि वो एसिडिक वातावरण है, और वजन में एसिडिक वातावरण भी जरूरी है, यस, क्योंकि उसको उसके प्रोटेक्शन के लिए चाहिए कि वहां पे फंगल ग्रोथ या बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके। पर उस चक्कर में यहाँ पे सीमे वो जो स्पर्म है वो भी डिस्ट्रॉय होंगी, ठीक है। और अब स्पर्म वहां पे उसी जगह पे स्पर्म अभी क्या होंगी, कैपेसिटेशन भी होंगी। कैपेसिटेशन में क्या होगा, कैपेसिटेशन क्या होगा, वो मोटाइल होंगी। क्या होगा, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में वो उसको मोबिलिटी, मतलब वो थोड़ा सा उसका फ्लैजेला वैजेला एक्टिव होगा और वो मोटाइल होंगी, यस। और जो उसकी जो एक्रोजोम है, उसका जो एक्रोजोम वो थिन होगा, थिन होना जरूरी, क्योंकि उसके अंदर जो एंजाइम है, एक्रोजोम में जो एंजाइम है उसको रिलीज होना जरूरी है, ठीक है। हाँ चलो, तो अब कैपेसिटेशन में कौन किस किस का रोल हो रहा है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन का थोड़ा सा रोल है, फिर कैल्शियम आयन का रोल है, फिर वो आपका फ्रुक्टोज तो है ही, फिर और क्या, थोड़ा सा वेस्टिबुलर जो वजाइनल सिक्रेशन जो होता है वेस्टिबुलर ग्लैंड का, उसका भी रोल है वहां पे, ठीक है। तो ये सब की मिली जुली भगत से वो जो स्पर्म में एक्टिव होती, वो सीमेन लिक्विफाई भी हुआ और वो वहां तक पहुंचती है, ठीक है। वो मोटाइल होती, वो एक्टिवेट होती, फ्लैजिलेशन उसका फास्ट होता है, और वो देखो इस पूरे कैपेसिटेशन को लंबा समय लग रहा है, 5 to 6 आवर लग रहा है, पर अगर वो एक बार एक्टिवेट हो गई, यस, तो वो 1.5 to 3 mm पर मिनट के इससे वो मूव होंगी, और इस स्पीड से वो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, इस स्पीड से वो 5 मिनट में यहां पर पहुंच जाएंगे। पहले उसको एक्टिवेशन को समय लग रहा है, एक बार एक्टिवेट हुई तो इतनी स्पीड से जाएंगी, और वो स्पीड कितनी बताई उन्होंने, 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट की ये स्पीड से हो जाएगी। तो इस स्पीड से वो 5 मिनट में 5 मिनट में वो पहुंच जाएंगे, पर उसको एक्टिवेशन को ही समय लग रहा है, एक्टिवेशन को ही उसको समय लग रहा है। दैट एक्टिवेशन इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब पहुंच गई, इस पहुंच कहां गई है, दैट इज एम्पुला में। पर अगर पहुंच गई और उसके बाद अगर वहां एग प्रेजेंट नहीं है, तो स्पर्म वहां पे कितना देर जिंदा रख सकेंगी, मतलब जिंदा तो उसे 3 दिन रहती है, सब बोला जाता है कि 3 दिन स्पर्म लाइव रह सकती है, पर उसका फर्टिलाइजेशन पावर, उसका वायबिलिटी, मतलब उसका जो फर्टिलाइजेशन पावर या उसकी जो वायबिलिटी है वो 24 to 48 आवर तक ही है। मतलब उस बीच में अगर एग अगर प्रेजेंट हो गया तो क्या बात बन जाएगी, नहीं तो फिर स्पर्म वो जो गई है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है, यस, है ना। और एग का भी पता है कि एग भी रिलीज होने के बाद में 24 आवर के अंदर उसको अगर स्पर्म मिली तो ही वो फर्टिलाइज होगी, नहीं तो वो भी डिस्ट्रॉय। कल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने ये बात बताई है, बराबर, यस बच्चों, बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। मैंने देखो हर चीज बता दी है, अब ध्यान से मेरी बातों को सुनो, ठीक है। हाँ, और अब अगला जो टॉपिक है एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री कहां, यहां।
अब एंट्री के लिए अब देखो बॉस, अब ये चीज कहां पर है, यहां पर आ गई है, फैलोपियन ट्यूब में आ गई है, स्पर्म भी आ गई, कुछ 100 स्पर्म यहां तक पहुंच गई है। यस, अब कुछ 100 स्पर्म वहां तक पहुंच गई है, एंडो थोड़ा सा बना रहा हूं, ठीक है। अब वो यहाँ पे आ गई है। अब सब क्या करेंगे, कुछ 100 स्पर्म यहाँ पे आ गई है। आपको वैसे बुक में भी डायग्राम दी हुई है, बुक की डायग्राम तो एक्चुअली वो पूरा कैसा है, रिजल्टेंट दिया हुआ है कि ओवरऑल क्या हुआ, तो वो भी आपको बाद में जब पूरा समझ जाएगा तो वो चीज भी आप समझ सकते हो आराम से, ठीक है। अब आ गई है वहां पे। अब ऑब्वियसली किसी एक स्पर्म को एंटर होना है, सारे के सारे स्पर्म एंटर नहीं होंगी, ठीक है। तो क्या होता है कि अब स्पर्म के हेड में क्या है, एक्रोसोम। एक्रोसोम में दो टाइप के एंजाइम, कौन सी, एक हाइलोरोनिडेज और एक झोनालाइसिन। हाइलोरोनिडेज इसको वो जो कोरोना रेडिटा की जो सेल्स आपस में हाइलोरोनिक एसिड से जो टाइट है उसको डिसॉल्व करेंगे, और जो झोनालाइसिन है वो झोना पेप्सिडा से रास्ता बनाएंगे। पर मजेदार बात कैसा है कि चलो कोरोना, ये जो कोरोना रेडिटा वो तो गायब हो जाएगी, पर झोना पेप्सिडा बड़ी सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है। जैसे ही कोरोना रेडिटा हट गया, ये सभी ने कोशिश की, बेसिकली माना जाता है कि एनिमल पोल तरफ का जो स्पर्म है वो एंटर होता है, वहां से एंट्री मिलती है ज्यादातर केसेस में। एनिमल पोल के तरफ का जो स्पर्म होता है उसको एंट्री मिलती है ज्यादातर केसेस में। वैसे ट्राई तो सभी ने किया, पर सक्सेस किसी एक को मिलने वाला है, ठीक है। तो सक्सेस मिल गया। अब जैसे कोरोना रेडिटा हट गई, अब देखो कोरोना रेडिटा हट गई, यस। अब मैं थोड़ा सा वहां पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा, इसलिए अब थोड़ा सा मैं इधर आपको अलग बना के दिखा रहा हूं। तो ये जो ब्लैक कलर की जो मेम्ब्रेन है ये है झोना पेप्सिडा, ब्लैक कलर की जो मेम्ब्रेन है वो झोना पेप्सिडा है। और ये तो आपको पता होगा कि ये ब्लू कलर की जो मेम्ब्रेन बना रहा हूं ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग, जो कि सेकेंडरी oocyte स्टेज में है, जो कि सेकेंडरी oocyte स्टेज में है, यस। हाँ, अब देखो स्पर्म की कोई एक आधा जो स्पर्म है वो कोरोना रेडिटा को क्रॉस करके झोना पेप्सिडा में टच हो गया। अब झोना पेप्सिडा के सरफेस पे, ध्यान दो, झोना पेप्सिडा के सरफेस पे फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होता है, यस। वहां पे उन्होंने कौन से दिया है, झोना पेप्सिडा प्रोटीन, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, दैट इज झोना पेप्सिडा प्रोटीन 3 और 2। और ये और स्पर्म के हेड पे एंटी फर्टिलाइजिंग होता है, और ये दोनों केमिकल मतलब एक में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। और इन दोनों की जो रिएक्शन है, इन दोनों की जो बॉन्डिंग है, ये इसको आगे जो टच हुआ ये स्पेसिफिक है। मतलब अगर ZP3 के अकॉर्डिंग अगर इस पे तभी वो उसको चिपक पाएगा, तभी वो उसको अटैच हो पाएगा। मतलब यहां से ये बात समझ में आती है कि झोना पेप्सिडा के सरफेस पे फर्टिलाइजिंग होना, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होना ZP3 ZP2, और स्पर्म के हेड पे एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होना। तो ये जो और दोनों के क्या करते हैं, जैसे सरफेस पे इसका हेड ऐसा ब्लू हो जाता है, रिएक्शन हो जाती है। तो ये जो रिएक्शन है फर्टिलाइजर और एंटी फर्टिलाइजर की, ये कंपैटिबल रिएक्शन, ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये स्पीसीज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रिएक्शन है, बराबर। कंपैटिबल मतलब किसी का भी स्पर्म, मतलब किसी भी स्पीसीज का स्पर्म किसी भी स्पीसीज के एग के साथ फ्यूज नहीं हो सकता। आप क्या बोल रहे हो, फर्टिलाइजेशन क्या, एग और स्पर्म का फ्यूजन, पर किसी भी स्पीसीज का स्पर्म और किसी भी स्पीसीज का एग फ्यूज होगा क्या, नहीं। झोना पेप्सिडा अगर वो उसी स्पीसीज का है तो ऑब्वियसली उसका जो एंटी फर्टिलाइजन है, उसका जो फर्टिलाइजन है उसके अकॉर्डिंग स्पर्म में फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन होगा, तभी वो बाउंडिंग होगी। जब बाउंडिंग होगी तभी एंट्री होगी। तो ये चीज देखो, मैंने आपको शायद पता होगा या नहीं होगा पता नहीं, कि स्पीसीज जो होता है, दुनिया की हर स्पीसीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती है, मतलब रिप्रोडक्शन उनके बीच में होता है, उन्हीं के मेल और उन्हीं के फीमेल के बीच में होता है, बेसिकली नेचुरल कंडीशन में, तभी तो आप उनको स्पीसीज बोलते हो, है ना। हाँ, तो ये जो चीज है ये यूनिक हो जाती है, ठीक है। हाँ चलो हो गया। अब ये चीज है, पर यहाँ पे इस समय पे और एक चीज हुई है, बाउंड हुआ, और उसी समय पे एक्रोसोम ने झोनालाइसिन भी रिलीज किया, और उस झोनालाइसिन के कारण क्या हुआ कि ये जो स्पर्म है उसने इसको डिसॉल्व करके अंदर की तरफ में जाने को रास्ता दिया। तो झोना पेप्सिडा उसको जाने को रास्ता दे रही है, क्योंकि उस पॉइंट से वो ये होगी। और जैसे ही देखो, जैसे ही स्पर्म का हेड इस वाइटेलाइन मेम्ब्रेन को टच करेगा, वो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन क्या करेगी, स्पर्म का
देखो स्पर्म का जो हेड में जो न्यूक्लियस है और सेंट्रियोल है उसको एंटर दे देंगी, बाकी सब चीज डिसॉल्व हो जाएंगी, ये चीज डिसॉल्व हो जाएंगी और स्पर्म की न्यूक्लियस और स्पर्म की सेंट्रियोल को एंटर दे देंगे। यस, बाकी सब चीज रुक जाएंगे, कुछ भी एंटर नहीं होगा और ये मेम्ब्रेन बन जाएगी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, अब जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है वो बन जाएगी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन और ये जो पेरीवाइटेलाइन स्पेस है वो बढ़ जाएंगे, इस कारण से बाकी स्पर्म अब वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और वैसे भी अब वो जो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन है वो किसी दूसरे स्पर्म को अलाउ नहीं करेगी और करने भी नहीं करना चाहिए क्योंकि स्पर्म 23 क्रोमोसोम लेके आ चुका है और कितने लाते बाबा, है कि नहीं? यस, तो क्या क्या हो गया कि जैसे इधर इसकी एंट्री हो गई, एंट्री, ठीक है, तो इसका हेड तो इधर एंटर तो हुआ, कोन तो बनाया उसने, कोन बना दिया, इसको टच किया तो इसने क्या किया, इस जगह पे ऐसी कुछ डीपोलराइजेशन रिएक्शन हुई है, ठीक है, जिस कारण से क्या हो गई, यहाँ इस जगह की थोड़ी सी मेम्ब्रेन गायब हुई, इसकी भी मेम्ब्रेन गायब हुई और सिर्फ उसका न्यूक्लियस और सेंट्रियोल अंदर आ गया और फिर ये मेम्ब्रेन, ये पेरीवाइटेलाइन स्पेस जो मेम्ब्रेन है, जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है वो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो गई और ये जो ज़ोना पेल्विडा और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के अराउंड जो जगह थी वो और बढ़ जाती ताकि बाकी स्पर्म की एंट्री ना हो सके, बाकी स्पर्म की एंट्री ना हो सके, ठीक है, स्पर्म आ गया, न्यूक्लियस आ गया। पर इसी समय पे जैसे ही देखो ये तो एंटर हो गया, पर इसी समय पे और एक चीज हुई है कि जैसे ही स्पर्म के हेड ने इस मेम्ब्रेन की इस वाइटेलाइन मेम्ब्रेन को टच किया तो ये जो इसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो गया, जिसका मेटाफेज 2 अरेस्टेड था, इसका जो मेटाफेज 2 जो अरेस्टेड था वो कंप्लीट हो गया। तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे और एक पोलर बॉडी बनेगी, यहाँ पे और एक पोलर बॉडी बनेगी, यस, इस न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन है, ये सेंट्रियोल है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यस, फीमेल, और एक पोलर बॉडी बनेगी। तो ये पोलर बॉडी तो काम के लिए, पर ये हो गया फीमेल न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बनेगी ना, क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन के एंड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, ये मेल न्यूक्लियस, ये फीमेल न्यूक्लियस, ये पोलर बॉडी, चलिए पोलर बॉडी का कोई काम ही नहीं है, ये फीमेल न्यूक्लियस, ये डिवीजन कंप्लीट हो गया, पूरा जो मियोसिस टू अरेस्ट था वो कंप्लीट हो गया, फीमेल न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस हो गया, चलो डिवीजन भी कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ओम एक्टिवेशन हो गया, अब वो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, तो न्यूक्लियस फ्यूज होने से पहले इनके अंदर के जो क्रोमोसोम्स है, इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम, इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम, तो ये इन दोनों की मेम्ब्रेन गायब होंगी, इन दोनों प्रोन्यूक्लियस की मेल और प्रोन्यूक्लियस की फीमेल मेम्ब्रेन गायब होंगी, दोनों के जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर होंगे, दोनों के क्रोमोसोम्स पेयर होंगे और फिर अराउंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएंगे, एंड दैट फ्यूजन इज कॉल्ड एज अ कैरियोगैमी, दैट फ्यूजन इज कॉल्ड एज अ कैरियोगैमी। तो पहले तो उनके दोनों की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होंगी, दोनों के क्रोमोसोम पेयर होंगे एंड दैट पेयरिंग इज कॉल्ड एज अ सिन कैरियन और फिर उनकी एक कॉमन मेम्ब्रेन बन जाएंगी एंड दैट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अ कैरियोगैमी। हो गया, मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, 23 क्रोमोसोम प्लस 23 क्रोमोसोम 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम हो गए हैं, यही था फर्टिलाइजेशन। और अब सेंट्रियोल भी है, सेंट्रियोल भी है और ये सेंट्रियोल अब इस सेल को डिवाइड होने के लिए, मतलब इस जाइगोट को डिवाइड होने के लिए रिस्पांसिबल होगा, ठीक है। तो जब जाइगोट डिवाइड होगा तो उससे जो दो सेल बनेंगे उनको ब्लास्टोमर बोलेंगे, वो थोड़ा घाई से उन्होंने जल्दी बोल दिया, वो तो हम लोग आगे पढ़ ही रहे, ठीक है, वो चीज हम पढ़े रहेंगे। एकदम फर्टिलाइजेशन के बाद ही पहला डिवीजन नहीं होता, समय लगता है थोड़ा सा, लगभग फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद पहला डिवीजन होता है। उन्होंने उसको घाई से जाइगोट को डिवाइड करके 2 ब्लास्टोमर बना दी, पर फर्टिलाइजेशन तो होने दो भाई, ठीक है। हाँ चलो हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया फर्टिलाइजेशन कैसा है, ठीक है। तो ये चीजों को आराम से पढ़ो, समझ में आ जाएंगी। हाँ, अब इस फर्टिलाइजेशन के उन्होंने कुछ सिग्निफिकेंस बताया। सिग्निफिकेंस क्या, पहला सिग्निफिकेंस ये कि भैया वो जो ओवम सेकेंडरी oocyte स्टेज में था, यस, सेकेंडरी oocyte से वो एग बन गया, पूरा एग बन गया, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस वो स्पर्म का जैसे न्यूक्लियस स्पर्म का हेड ने जैसे टच किया इस मेम्ब्रेन को, तो उसने अपना जो माइटोसिस 2 जो मेटाफेज 2 जो था वो अरेस्ट था वो कंप्लीट कर लिया, मतलब अपना डिवीजन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर अब मियोसिस कंप्लीट हुआ, मियोसिस कंप्लीट हुआ तो कंडीशन कौन सा है, हप्लॉइड, तो हप्लॉइड मेल गमेट, हप्लॉइड फीमेल गमेट, तो 23 क्रोमोसोम हुए, पर एक 23 क्रोमोसोम मिलके 23 क्रोमोसोम की पेयर या 46 क्रोमोसोम बन पाता कि मतलब डिप्लॉइड कंडीशन रिस्टोर होगी, मतलब पहली सेल बन गई, पहली लाइफ की पहली सेल
मतलब जो नई लाइफ आने वाली है उसकी पहली सेल बन गई है, तो डिप्लॉइड कंडीशन रिस्टोर हो गई, क्योंकि गमेटोजेनेसिस से डिप्लॉइड से हप्लॉइड कंडीशन आई थी मेल और फीमेल गमेट दोनों की, ठीक है, और अब दोनों फ्यूज हो गए फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो डिप्लॉइड कंडीशन क्या हो गई, रिस्टोर हो गई, नई लाइफ बन गई। तीसरा एक और सेंट्रियोल की जो एग है उसको सेंट्रियोल नहीं था, जो एग था उसको सेंट्रियोल नहीं था, तो स्पर्म ने क्या किया, उसको सेंट्रियोल प्रोवाइड कर दिया, जिससे कि वो डिवाइडिंग हो गया। फोर्थ क्या बोला है कि मेल और फीमेल गमेट मतलब इधर से 23 इधर से 23, तो एक नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वेरिएशन आने के चांसेस है, और यही वेरिएशन इवोल्यूशन के चांसेस बनता है। कैसे कैसे वेरिएशन कैसा इवोल्यूशन, ये दो पॉइंट शायद अभी ना समझे, पर जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में ये दोनों बातों पे मैं डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। यस, और हाँ अगर थोड़ा सा सेल डिवीजन का अगर नॉलेज है तो शायद ये बात क्लियर है कि वो रिकॉम्बिनेशन वगैरह क्या क्या होता है। अब आगे जिसको मियोसिस का नॉलेज है उसको समझेगा, ठीक है। यस, पर अगर नहीं भी समझे तो जेनेटिक्स में ये बात हम देख लेंगे, दो पॉइंट जो है जेनेटिक्स में वो चीजों को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये था ह्यूमन में होने वाला फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और डायग्राम को भी अच्छे से देख लो, बराबर। यस, और जो मैंने बातें बोली है वो लगभग पूरी बुक से ही बोली है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।